हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी यानी कि ग्राम सेवक या फिर कहते हैं वीडियो। इसके मेंस के पैटर्न पर आधारित, सिलेबस पर आधारित 5वें मॉडल पेपर की आज अपन बात करेंगे। पिछले 4 मॉडल पेपर अपन कर चुके हैं और इस मॉडल पेपर का टेस्ट देने के लिए मैंने पीडीएफ आपको शेयर की थी टेलीग्राम पर। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत है। ये टेलीग्राम का लिंक आपके सामने है और आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हाँ, चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले 2 पंक्तियां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपको ये बताने का प्रयास करेगी कि आप कितने भी समय में कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, पंक्तियां आपके सामने है। यह मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि अगले 24 घंटे में क्या हो सकता है। बहुत ही शानदार लाइन है और बहुत ही इसका मतलब रहस्य समझे। अपन कई बार होता है कि एग्जाम नजदीक आ जाता है और फिर सोचते हैं कि यार अब तो 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में क्या ही हो सकता है। तो ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचिए कि अगले 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटा में अपन क्या कर सकते हैं, ये सोचिए। इसमें तो 24 घंटे लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास 24 घंटे ही पूरा टाइम है तो आप ये सोचिए कि अगले 10 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ, अगले 20 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए साथियों, एक एक लाइन महत्वपूर्ण होती है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस शब्द का अर्थ समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप 1 मिनट में 2 लाइन, 2 शब्द भी पढ़ते हैं, वो भी आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी को आपके ये चरितार्थ करती है कि ये मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि अगले 24 घंटे में क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है हिंदी का और इसमें लिखा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, वाक प्लस धारा, वाक धारा बनता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि के अपने तीसरे में चेंज हो जाता है। सुप प्लस अंत, अगर कै पे च त ट ये सब अपने तीसरे में चेंज होते हैं। तो यहाँ पर पे है तो पे के बाद में अ है, तो ये भी तीसरे में चेंज होगा। तो पे का तीसरे में यहाँ पर चेंज हुआ नहीं है। चेंज होगा तो क्या बनेगा, सुबंत बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अच प्लस आदि, तो अच का क्या बनेगा, जय बनेगा, जय का। तो अज, आजादी बन जाएगा, बिल्कुल सही है। दिक प्लस अंबर, दिगंबर बनेगा, ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वृद्धरथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अगर बात करें तो एक होता है वृहत, ठीक है, और एक होता है वृहद। तो यहाँ पर अगर बात करें वृहद्रथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वृहद्रथ। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करें, बिल्कुल यहाँ पर आपके डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसमें वृहद आएगा, क्या आएगा, वृहद आएगा, वृहत नहीं आएगा ना। वृहद आएगा तो वृहद वाला ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। वृहद प्लस अर्थ, वृहद्रथ। बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल वृहद आएगा यहाँ पर, है ना। क्या आएगा, वृहद आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित समास पद और विग्रह का कौन सा विकल्प असंगत है। देखो यहाँ पर लिखा है याव जीवन, जब तक है जीवन, सपरिमाण, परिमाण के सहित, अजान बाहु, बाहों तक, अनुचिंतन, चिंतन के बाद चिंतन। तो यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तीसरे की अगर बात करें आजान बाहु, तो आजान बाहु का बाहों तक नहीं होगा, आजान बाहु का बाहों तक नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा मेरे को। आजान बाहु का बहुत ही आसान सा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। अनाहुत, बुलाया नहीं। आहूत का मतलब आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति है वो आज सत्राहुत करेंगे, सत्रावसान करेंगे। तो आहूत का मतलब बुलाना होता है, जबकि अनाहुत का मतलब बुलाया नहीं, बिल्कुल सही है। एक एक, एक के बाद एक, बिल्कुल सही है। शरणागत,
शरण में आया हुआ, तो यहाँ पर शरण में आया हुआ नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर होगा शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ ना, मैं नहीं आएगा, शरण को आया हुआ होगा। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, सम प्लस विधान, संविधान का क्या बनेगा, सम प्लस विधान, लेकिन यहाँ पर दे रखा है सम प्लस विधान, यहाँ पर वी प्लस धान, यहाँ पर सम प्लस विधान, और यहाँ पर दे रखा है सम प्लस वी प्लस धान। इसमें पूछा है कि उपसर्ग और मूल शब्द आपको छांटना है, तो बेसिकली मूल शब्द डी ऑप्शन में आ रहा है धान, तो दो उपसर्ग है, मूल शब्द धान है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर संविधान का पूछे वैसे तो ए ऑप्शन भी सही है, लेकिन इसमें मूल शब्द नहीं आया ए ऑप्शन में ना। अगला है व्यवधान शब्द को उपसर्ग छांटिए व्यवधान में। व्यवधान शब्द कैसे बनता है, व्यवधान शब्द बनता है वी प्लस अव प्लस धान, इसमें भी धान मूल शब्द है, तो दो उपसर्ग है वी और अव, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वी और अव दोनों ही करेक्ट है, वी भी होगा अव भी होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक संदर्भ में, प्रत्यय के संदर्भ में, प्रत्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। खिलौना, खेल प्लस ना, ढक्कन, ढक प्लस अन, घुमाओ, होम प्लस आओ, पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, तो ये तो मूल धातु के साथ से, मूल शब्दों के साथ प्रत्यय जुड़ रहे हैं, ठीक है। खेल प्लस ना नहीं होगा, यहाँ पर खेल प्लस होना होगा, खेल प्लस होना, तो बिल्कुल आपके ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न देखो, निम्न में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो तद्धित किस में है भाई बताओ। तो तद्धित की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर थकावट है, चुनाव है, मेल है, ये तो सब क्या है, भाववाचक है, क्या है, भाववाचक, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर होगा, तद्धित प्रत्यय में डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जानकी के पर्यायवाची नहीं है, जानकी के पर्यायवाची नहीं है। सीता, सरिता, वनिता, जनकात्मजा, वेदेही, जनक सुता, ये तो है। जनक तन्या, राम प्रिया, ये भी है। भूमिजा, जनक नंदनी, ये भी है। तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा, जिसमें सीता तो है लेकिन सरिता और वनिता इसके जानकी के नहीं है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची है। सिंधुगामिनी, निमग्नि, निमनगा, तटिनी, तरंगिणी, अमर तरंगिणी, जाह्नवी, मंदाकिनी, सुरध्वनि, तो यहाँ पर अगर बात करें, साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा के सभी शब्द हैं, तो गंगा के सभी शब्द डी ऑप्शन में है, मंदाकिनी और सुरध्वनि, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी के गंगा के नहीं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों के असंगत युग्म को छांटिए, असंगत आपको छांटना है, जैसे यहाँ पर दे रखा अभिज्ञ, अनभिज्ञ, तो बिल्कुल ठीक है। अनुग्रह, कोप, ये भी ठीक है। अतिथि, मेहमान, तो ये तो एक जैसे ही हो गए। अतिथि का क्या होता है, आतिथ्य होता है, आतिथ्य, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। अर्थी, प्रत्यर्थी, ठीक है। तो साथ ही एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पर, एक होता है अर्थी, ठीक है, और एक होता है अर्थी, इन दोनों का आंसर, इनमें से ये ऑप्शन ए है, ये बी है, इनमें से कौन से का अर्थ है सो, कौन से का अर्थ है, दोनों में से ए का है कि बी का है, आप मेरे को जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग सही है। आकर्षण, विकर्षण, अमित, सुता, आकुंचन, कुंचन, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आकर्षण, विकर्षण, ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही वाला ही बचा है, सही बिल्कुल सही है। यहाँ पर आकुंचन का क्या होगा, विस्तार,
अगला प्रश्न देखिए, विपणन और विपणी शब्द का युग्म अर्थ क्या है? विपणन और विपणी, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो विपणन का मतलब होता है बाजार। क्या होता है? बाजार होता है। और विपणी, एक विपणी और होती है, विपणी मात्रा बड़ी होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि विपणन का मतलब तो बाजार है। विपणी छोटी आ जाए तो क्या हो जाएगा? दुकान। विपणी छोटी आ जाए तो क्या हो जाएगा? दुकान। बड़ी आ जाए तो क्या हो जाएगा? दुकानदार। अब दुकान बड़ी होती है कि दुकानदार बड़ा होता है? दिल से बड़ा होता है दुकानदार। दुकान का क्या बड़ा? दुकान तो छोटी होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अभिसार और अभिसार दो है इसमें, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो यहाँ पर भी अगर बात करें तो बड़ा क्या होता है? यहाँ पर देखो, एक अभिसार का दोनों का मैं अर्थ आपको बता देता हूँ। एक का तो मतलब, एक का इनमें से एक का ही बताता हूँ। चलो, एक का मतलब क्या होगा? आक्रमण होगा। एक का मतलब क्या होता है? आक्रमण। दोनों में से एक का मतलब आक्रमण होता है। तो आपको पता है आक्रमण क्या होता है? सदैव बड़ा होता है। बड़ी मात्रा किसमें है? इस वाले में। तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? आक्रमण। और इस छोटे वाले का मतलब क्या हो जाएगा? छोटे वाले का मतलब हो जाएगा प्रेमी से छुप कर मिलना। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द के अर्थ में आपको बताना है कि वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है वो सही दिया हुआ है। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्षितिज है, बिल्कुल सही है। नहीं, सही नहीं है। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्षितिज नहीं होता है। अगला ऑप्शन है धरती और आकाश के मिलन का स्थान क्षितिज होता है, ये बिल्कुल सही है। आपको पूछा है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। और अगला है, जिसकी निंदा न की गई हो, अग्रहित। समाचार पत्र का मुख्य लेख संपादकीय। यहाँ पर आपको असंगत बताना है ना, असंगत ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन असंगत है, इस यहाँ पर क्षितिज नहीं आएगा, यहाँ पर आपके अंतरिक्ष आएगा। क्या आएगा? अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अद्यतका। एक होता है उपत्यका, ठीक है, और एक होता है अदित्यका। एक होता है सरपंच और एक होता है उप सरपंच, है ना? तो यहाँ पर मेरे को बताइए, सरपंच ऊपर होता है कि उप सरपंच ऊपर होता है? तो ऊपर तो सरपंच होता है। उप सरपंच क्या होता है? नीचे होता है। सरपंच के नीचे होता है उप सरपंच। उप सरपंच क्या होता है? नीचे होता है। तो उपत्यका है वो तो पर्वत के नीचे की समतल भूमि है, वो तो उपत्यका। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि है, वो क्या होती है? अदित्यका होती है। यहाँ पर अदित्यका पूछा है। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ये साथियों कंफ्यूज करने वाले पर्सन है ना? तो इनको आपको ध्यान में ऐसे रखना पड़ेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध आपको बताना है। तो शुद्ध की साथ यहाँ पर बात करें तो अत्याधिक शुद्ध नहीं है, इसका बनेगा अत्यधिक। ठीक है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी होगा, प्रदर्शिनी नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पर अहोरात्रि नहीं होगा, अहोरात्र होगा। ठीक है। द्वारका का बिल्कुल सही है। इसमें गलत क्या आएगा? इसका गलत क्या होगा? इसका गलत बनता है द्वारिका। ऐसे बनाया जाता है द्वारिका। द्वारिका आपका क्या होगा? गलत होगा। द्वारका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अहिल्या, अधीन, तदनुकूल, वापिस। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो बिल्कुल शुद्ध शब्द कौन सा है? अधीन बिल्कुल शुद्ध है। अधीन क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। ठीक है, ये अहल्या। तदनुकूल होता है, ये क्या होता है? तदनुकूल। तदनुकूल नहीं होता है। और इसी प्रकार वापिस का नहीं था, वापस होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, मेरा भाई श्याम धार्मिक संगीत बहुत सुनता है। मेरा भाई श्याम धार्मिक संगीत बहुत सुनता है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, वाक्य शुद्ध है। मुहावरे के संबंध में असत्य कथन है। मुहावरे का प्रयोग, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग के अनुसार परिवर्तित करना आवश्यक है, बिल्कुल ठीक है। मुहावरा मन गढ़ंत होता है, जो कि प्रयोग पर आधारित होता है, बिल्कुल।
मुहावरे के अंत में प्राय ना का प्रयुक्त होता है, बिल्कुल। मुहावरे का प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, बिल्कुल नहीं होता है ज्यों का त्यों। लोकोक्ति का प्रयोग ज्यों का त्यों होता है। मुहावरे में पहला ही कथन देखो यही लिख रखा है कि वाक्य में प्रयोग के अनुसार परिवर्तित करना होता है, तो यहाँ पर ज्यों का त्यों कैसे आ सकता है? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धुन स्वार होना, तो धुन स्वार होना या भावार्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा तो सिर पर भूत सवार होना। कहते हैं ना कि इसके तो इस चीज का भूत लग गया, तो भूत लग गया मतलब वो उस पर धुन सवार हो गई है। अगला देखो, तुरंत मेहनताना मिलना, भावार्थ के लोकोक्ति। खरी मजूरी चोखा काम, खरी मजूरी चोखा काम, तुरंत मेहनताना मिलना। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का आवेदन है? आवेदन आप पढ़ते ही हैं, अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। अप्लाई क्या याद रखेंगे? एप्लीकेशन। पता है ये आवेदन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस शब्द का अर्थ अध्यादेश है? तो देखो, ऑर्डर का मतलब तो आदेश होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश होता है, और इसी प्रकार एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑर्डिनेंस की, तो इसका मतलब होता है अध्यादेश। अगला देखो, इफ आई वर ए बर्ड, ये कैसा है? ये है आपके, ये ऐसा कल्पना कर रही है, कर रही है या कर रहा है, जो भी है, यहाँ पर कल्पना की जा रही है, तो कल्पना वाले में कौन सा आएगा? वुड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, आई वुड ट्राई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, इफ रवीना वर्क हार्ड सी विल पास आएगा कि पास्ट आएगा, कि हैज पास्ट, पासेज कौन सा आएगा? तो इफ रवीना वर्क्स हार्ड सी विल पास, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विल यू सम टाइम फॉर मी टुमारो, विल यू हैव, विल यू हैव सम टाइम, यहाँ पर क्या आएगा? यू के साथ हैव आएगा। विल यू हैव सम टाइम फॉर मी टुमारो। अगला प्रश्न देखिए, आइदर द फादर और हिज सन पनिश्ड, आइदर द फादर और हिज सन्स पनिश्ड, यहाँ पर क्या आया? सन्स आया है। यहाँ पर क्या है? आइदर है, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर आएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, 10 माइल्स ए लॉन्ग वे टू वॉक। देखो, पिछले एक मॉडल पेपर में ईयर आया था, और उसके साथ में दिया हुआ था कि इज ए लॉन्ग टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आने के कारण इसके साथ आर्टिकल ए आएगा, ना कि एन आएगा, ध्यान रखना। 10 माइल्स ए लॉन्ग वे टू वॉक, तो 10 माइल्स, 10 माइल्स सब क्या बता रहा है? प्लूरल है? नहीं, ये एक ही चीज को बता रहा है, 10 माइल्स। 10 माइल्स एक निश्चित कर दिया है दूरी को, ये लॉन्ग वे टू वॉक, तो बिल्कुल इज जाएगा यहाँ पर। 10 माइल्स एक ही मतलब सिंगुलर, ऐसे इसका सेंस है वो सिंगुलर का आ रहा है, वर्ड भले ही आपको प्लूरल दिख रहा होगा, सेंस इसका 10 माइल्स। एक बना दिया ना, माइल्स का ग्रुप बना के 10 कर दिया उसको, 10 माइल्स। 10 माइल्स आपके एक सिंगुलर है, दूरी बता रहा है, निश्चित दूरी, तो बिल्कुल ही जाएगा। अगला है, मच केयर नीडेड फॉर एन इन्फेक्टेड एंड क्वारंटाइन पर्सन, मच केयर नीडेड, तो मच केयर इज नीडेड, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं, जीरो आर्टिकल, डी ऑप्शन बिल्कुल, लाइफ के साथ कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। अगला है, त्रिशा इज फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक आ गया ना, तो रिपब्लिक के पहले क्या लगता? द लगता, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लेकिन द इंडिया नहीं होता, तो इसी प्रकार सी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, वाइज नो दैट द नीड नो नथिंग, वाइज नो दैट दे नो नथिंग, तो यहाँ पर बिल्कुल कौन सा आ जाएगा? द आ जाएगा, द वाइज, ए ऑप्शन। अगला देखो, ऑफ वट ही सेड वॉज वेरी सेंसिबल, मच ऑफ वट, मैनी ऑफ वट, मैनी ऑफ वट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा? नहीं, मच ऑफ वट आएगा, क्या आएगा? मच ऑफ वट।
मच ऑफ व्हाट ही सेड वॉज वेरी सेंसिबल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। टीचर्स प्रेफर a class that is fairly consistent in having, ये क्या है यहाँ पर, of the same level। ये शब्द ऐसा ही है कि कुछ और है, जो भी है। द टीचर्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, मोस्ट टीचर्स इज टीचर्स मैनी टीचर्स, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके मोस्ट टीचर्स। मोस्ट टीचर्स प्रेफर ए क्लास दैट इज फेयरली कंसिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला है ड्राइंग। ड्राइंग इज डिफरेंट, ड्राइंग इज डिफरेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाए, ईच वन ऑफ द ड्राइंग इज डिफरेंट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ही सेड हाउ लवली द सीन इज, तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड है, तो क्या आएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वॉज वेरी लवली। ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वॉज वेरी लवली। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। किरण सेड टू मी, डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, तो यहाँ पर क्या बनेगा, किरण सेड टू मी, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर आस्क्ड बनेगा। तो किरण आस्क्ड मी, डिड आया है तो क्या आएगा, इफ आएगा। तो किरण आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखो, हैप्पी के साथ सफिक्स लगाना है तो हैप्पीनेस लगा दो, बी ऑप्शन हैप्पीनेस हो जाएगा। बैलेंस के साथ परफिक्स लगाना है तो इम्बैलेंस, इम लगा दो, आई एम, इम्बैलेंस बन जाएगा। अब है आपके करंट अफेयर का प्रश्न। तो करंट अफेयर की बात करें तो देखो, मार्च 2022 में लोक कला संस्कृति इतिहास पर्यटन एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान के किस जिले में थार महोत्सव का आयोजन किया गया था। भाई सीधा ही पूछ लेता कि थार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में होता है। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, जैसलमेर में होता है। मरु महोत्सव, जैसलमेर में कौन सा होता है, मरु महोत्सव। बीकानेर में कौन सा होता है, ऊंट महोत्सव। बीकानेर में कौन सा होता है, ऊंट महोत्सव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। हाल ही में 94वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वो किसको दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विल स्मिथ को दिया गया, आपको पता होगा, विल स्मिथ चर्चा में रहा था। अगला है प्रिंचर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है, तो ये है फ्रांसिस केरे। कौन है, फ्रांसिस केरे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। उड़ान एक मजबूर बच्चे की, ये एक पुस्तक का नाम है, उड़ान एक मजबूर बच्चे की। पुस्तक के लेखक या लेखिका जो भी है कौन है, तो यहाँ पर इसके लेखक है मिथिलेश तिवारी। कौन है, मिथिलेश तिवारी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के अंतर्गत किन या किस भारतीय मूल के संगीतकार को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। इसको किया गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, फाल्गुनी शाह और रिकी रेज को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किससे, 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 से। अगला है 10 गीगावाट सौर क्षमता विकसित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये है रंगीलो राजस्थान। कौन है, रंगीलो राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किन दो देशों के बीच सेना के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 10 लीग का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है। तो 10 लीग की बात करें तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है 10 लीग। ठीक है, किस किस के बीच, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022, तो इन्होंने जीते थे 3 स्वर्ण पदक। निक हथजरीन का संबंध किस मतलब गेम से है, जरूर बताइएगा। इसका निक हथजरीन, निक हथजरीन का संबंध किस खेल से है, ये मेरे को बताइएगा। अगला है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति, पूरी वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी। ये आपके हैं साइंस के प्रश्न, किस गैस के कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा।
ठीक है। अगला प्रश्न है, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है। तो डायनेमो भैया क्या करता है? डायनेमो आपकी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। कहाँ से? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, शुष्क बर्फ क्या है? ये मैंने साइंस वाले क्वेश्चन में करवाई है। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 को। यहाँ पर लिखा हुआ जमी हुई CO2, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। पीड़ाहारी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आई। आई मतलब आयोडीन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम पहले याद करते थे ऐसे, जब पढ़ते थे ना, तो हैलोजन परिवार पूरा याद करता थे। वहां पर कैसे याद किए? फिर कल बाहर आएगी आंटी, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे याद हो जाता था, फिर कल बाहर आएगी आंटी। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली चिप्स किसकी बनी होती है? चिप्स की बात करें तो सिलिकॉन की बनी होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप मेरे को बताइए कि भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया? सर्वप्रथम मानव ने तांबे का उपयोग किया था। सभ्यताओं से भी पता चला है। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? और ये कौन सी किरणों से अपनी रक्षा करती हैं? अल्ट्रावायलेट से। अल्ट्रावायलेट जिसको कहते हैं पराबैंगनी विकिरणें, इनसे हमारी रक्षा करती हैं। और ये कितनी ऊपर स्थित है? तो ये आपके कितनी ऊपर स्थित है? 50 किलोमीटर ऊपर स्थित है। कितनी? 50 किलोमीटर ऊपर स्थित है पृथ्वी से। अगला है, लार किसके पाचन में सहायता करते हैं? यानी कि लार के द्वारा किसके पाचन में सहयोग मिलता है? तो वो मिलता है स्टार्च के पाचन में। ये सब प्रश्न आए हुए प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? बहुत ही शानदार है ये भी। हिंदू कुश मोड़दार पर्वत है। बरहस्तोत पर्वत के दोनों पार्श्व प्राय खड़ी ढाल बनाते हैं। एकांक गोवा दक्षिण अमेरिका की मोड़दार पर्वत है। और परी प्रशांत पेटी में ज्वालामुखी पर्वतों की स्थिति देखी जा सकती है। ये मोड़दार पर्वत नहीं है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? तो ये बरहस्तोत पर्वत है, उनको कहा जाता है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट। अगला है, असत्य कथन आपको बताना है। कोलंबिया पठार उत्तरी अमेरिका में है। बिल्कुल ठीक है। मोड़दार पर्वतों की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है। स्वर्ण रेखा घाटी समतल प्राय मैदान का उदाहरण है। बिल्कुल, स्वर्ण रेखा घाटी क्या है? समतल मैदान है। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत अफ्रीका में है। ये गलत है। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है? बताना आपको कमेंट करके। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा कथन सत्य है? भारत में लोएस के मैदान राजस्थान में है। किलिमंजारो सबसे ज्वालामुखी पर्वत है। ब्राजील गिरिपति पठार है। यूराल पर्वत संसार का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, 60। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना किस नाम से जानी जाती है? भारत विभाजन की योजना है जो 3 जून 1947 को आई थी, उस योजना को किस नाम से जाना जाता है? ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। ये लैंडमार्क इसको कहते हैं। जो आपके स्मारक पढ़ा रहे हैं ना लैंडमार्क के नाम पे, उनको बताओ जरा कि लैंडमार्क का मतलब, तो सर्च करो गूगल पे जाके, लैंडमार्क होते क्या है। स्मारक का अलग टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में, तो वहां पे स्मारक पढ़ने। लैंडमार्क में स्मारक पढ़ लोगे तो सिलेबस पढ़ाने वाला बेवकूफ थोड़ी था कि दो दो टॉपिक के नाम देता है एक ही। लैंडमार्क भी पढ़ो और स्मारक भी पढ़ो। स्मारक और लैंडमार्क अलग अलग है, ठीक है ना। साहित्यकारी अलग से दे रखा है। आपको राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क यानी कि जो जो महत्वपूर्ण घटित हुआ है वो सब आपको पता होना चाहिए। इतिहास में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, कांग्रेस के अधिवेशन हुए, महत्वपूर्ण अधिवेशन, किसी में विभाजन हुआ है, किसी में वापस एक हुए हैं, किसी में स्वराज का नारा दिया गया, किसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, कहां पर गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, एकमात्र गांधी जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी,
इस प्रकार के प्रश्न आपको पता होने चाहिए। और फिर आपके किस शासक ने कब क्या किया, जैसे आधुनिक में है, सल्तनत काल है, मुगल काल है, इनके बारे में शासकों ने क्या क्या मतलब महत्वपूर्ण घटनाएं हुई शासकों के समय, उनको लैंडमार्क कहते हैं। जो भी है पढ़ते रहो। हंटर कमीशन किसके विकास पर विशेष जोर दिया हंटर कमीशन ने? हंटर कमीशन ने भैया प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये एक तरफ आपको समाचार पत्रों के नाम दिए हुए हैं। हिंदू समाचार पत्र है, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर का था। मराठा है, ये बाल गंगाधर तिलक का था। प्रताप है, ये उमेश चंद्र बनर्जी का नहीं था। प्रताप का पर कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ये प्रकाशित होता था, लखनऊ से प्रताप। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। न्यू इंडिया एनी बिसेंट का था। और एनी बिसेंट कौन थी? कांग्रेस के इसका क्या संबंध है? अगर पता है तो जरूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? 4 घटनाएं आपके सामने हैं, बताना है कि पहले कौन सी घटित हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी घटना घटित हुई? तो बिल्कुल सबसे पहले आया था रोलेट एक्ट। क्या आया था? रोलेट एक्ट आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रांतीय द्वैध शासन किसका प्रतिफल था? तो प्रांतीय द्वैध शासन क्यों आया था, किसके बाद में आया था, किसके परिणाम स्वरूप आया था? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के परिणाम स्वरूप आया था प्रांतीय द्वैध शासन। पॉवर्टी, ये गरीबी है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी में आप पढ़ते भी हो दादा भाई नौरोजी को, ये वही दादा भाई नौरोजी है। 1905 के विभाजन के पश्चात बंगाल वापस एक कब हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये लैंडमार्क है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, इसको लैंडमार्क बोलते हैं। तो 1905 में हुआ। और वापस इसको एक कब हो गया? तो ये हो गया 1911 में एक हो गया। पूछ रहा है कि वापस एक कब हुआ, तो एक एक हो गया। 11 आ रहा है तो एक 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 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, ऐसे याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? होम रूल आंदोलन 1916, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय आयोग आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन ये 1842 नहीं 1942। डी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हेमचंद्र सूरी द्वारा रचित महावीर चरित में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से संबंधित है? कुमारपाल का संबंध किस राजवंश से है? कुमारपाल राजवंश चालुक्य राजवंश से संबंधित है। वेली कृष्ण रुक्मणी की रचयिता कौन है? तो वेली कृष्ण रुक्मणी की रचयिता है पृथ्वीराज राठौड़। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ है। अगला है, चरण डिंगल का हेरोस इसको कहा जाता है। किसने कहा डिंगल का हेरोस? टेसिटोरी ने। डिंगल का हेरोस इसको कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया? तो मैंने आपको बताया टेसिटोरी के द्वारा। किसके द्वारा? टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी के द्वारा कहा गया। चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया कविया करणीदान के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वंश भास्कर का लेखन कार्य कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? वंश भास्कर, इसके रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्र। कौन है? सूर्यमल मिश्र इसके रचयिता है। और ये कहाँ के शासकों के आदेश पर इसकी रचना की गई? तो ये बूंदी के शासकों के आदेश पर इसकी रचना की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर का इतिहास का स्रोत है? सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक। कौन है? जयानक। पृथ्वीराज रासो के हैं चंद्र बरदई, पता ही है आपको चंद्र बरदई। नैण सिंह के हैं मोणोत नैण सिंह, मोणोत नैण सिंह। और गीत गोविंद के कौन है? आप मेरे को बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संगीत की साहित्य रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो सूड प्रबंध है, संगीत मीमांसा है, संगीत राज है, कला निधि आपके महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। तो ये किसके द्वारा रचित है? आप मेरे को बताइए जरूर। महाराणा
मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? तो ये है मोनोत नैणसी। मारवाड़ प्रगनारी विगत राजस्थान का गजेटियर मारवाड़ मोनोत नैणसी के द्वारा लिखा गया। आप मेरे को बताइए कि राजस्थान का गजेटियर किसको कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर। राग चंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई? राग चंद्रिका की अगर बात करें तो ये लिखेगी द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा। इसके द्वारा? द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा राग चंद्रिका लिखी गई। अगला है रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की है? रणछोड़ तेलंग भट्ट इनके द्वारा की गई राज प्रशस्ति की रचयिता। और दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है, ये मेरे को बताइएगा। दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति जिसका लेखन है 25 शिलाखंडों पर किया गया है, 25 शिलालेखों के आधार रूप में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज विनोद के रचयिता कौन है? राज विनोद के रचयिता कौन है? तो राज विनोद के रचयिता है सदाशिव भट्ट। यह है साहित्य, इसको बोलते हैं साहित्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है? तो जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है बांकीदास के ख्यात। क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा कि जयपुर और जोधपुर की तिथि बताने वाला ग्रंथ ये है? ऐसे प्रश्न आते हैं बांकीदास के ख्यात। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर है? तो यह है भील जनजाति, योद्धा और बिल्कुल प्रवीण धनुर्धर है। अगला है सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू का संबंध किस जनजाति से है? हेलरू का संबंध किस जनजाति से है? तो हेलरू की बात करें तो हेलरू का संबंध है गरासिया से। इससे गरासिया जनजाति से संबंधित है हेलरू। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा और माला। तो बेसिकली ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया था कि बीजा और माला किस जनजाति की शाखा है। ये सांसी की शाखाएं हैं, लेकिन सांसी जनजाति नहीं होकर अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति है। लेकिन प्रश्न एग्जाम में यही आया था, एग्जैक्टली यही आया था कि बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है। बाकी वो किसी ऑप्शन में ये था नहीं, बीजा और माला किसी की है नहीं तो सांसी की है। ऑप्शन तो ए ही करेक्ट होगा, चाहे जनजाति के अंदर पूछ ले चाहे जाति के अंदर पूछ ले, लेकिन ये है अनुसूचित जाति में शामिल, राजस्थान के अंदर बता रहा हूं। अगला है गमेती किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? गमेती। तो गमेती साथियों आपकी भील जनजाति के लोगों का नेता होता है गमेती। हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो हाथी मना नृत्य आपके किस में प्रचलित है, ये मेरे को बताइए कि भील है कि ग्रासिया है कि मीणा हाथी मना नृत्य? बिल्कुल हाथी मना नृत्य किसके अंदर प्रसिद्ध है? बताओ देखें फटाक से, ये आप पर छोड़ रहा हूं मैं। हाथी मना नृत्य किसका, कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है? जरूर बताइए मेरे को फटाक से, देखें कमेंट कीजिए और बताइए कि हाथी मना नृत्य है और किसका प्रचलित है। बताओ देखें। एक और होता है, इसमें आपके भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है ना। तो ये बताइए मेरे को, हाथी मना नृत्य है वो कब किया जाता है? तो साथियों ये आपके विवाह के भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर ही किया जाता है। बिल्कुल आपके ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी कौन सी जाति है जो अपने आप को हिंदू कहती है लेकिन हिंदू धर्मों का पालन नहीं करती हैं? क्या हिंदू धर्मों का पालन नहीं करती हैं? कौन सी जनजाति है? तो यह है मेर जनजाति, जो आपके हिंदू धर्म कहते तो हैं कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदुओं के नियमों का पालन नहीं करती है। अगला है कि सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? तो सहरिया अधिकतम 12 में पाए जाते हैं राजस्थान के, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है दक्षिण राजस्थान की जनजातियों में बडालिया क्या है? बडालिया क्या है? ये दो पक्षों के मध्य विवाह के संबंध में मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाता है? बडालिया कहलाता है। प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है?
तो यहाँ पर देखिए बात करें अनुसूचित जाति कौन सी नहीं है, गरासिया। गरासिया क्या है? अनुसूचित जनजाति है, जाति नहीं है। अगला है भील क्षेत्र में बाऊजी के नाम से किसे जाना जाता है? बाऊजी, बाऊजी के नाम से जाना जाता है मोतीलाल तेजावत को। इसको मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है? तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश विंध्याचल नहीं है, बाकी तीनों ही राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं। हाड़ौती का पठार, अरावली, मरुस्थली प्रदेश, ये सब है। अगला है भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत सेवक समाज की अगर बात करें तो भारत सेवक समाज की स्थापना की गई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वह अधिनियम जिसके तहत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। तो भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, रोलेट एक्ट का भारतीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो इसके लक्ष्य था वैयक्तिक, ये वैयक्तिक है, वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना इसका लक्ष्य था। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो कैबिनेट मिशन की अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित करने के लिए समय कार्य किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब 1947 में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जा रही थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे इस समय जे बी कृपलानी। कौन थे? जे बी कृपलानी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी, स्वराज दल की स्थापना। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखो, वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई है जिसमें सारे ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, ये किस अधिनियम के लिए कहा गया? इसमें ब्रेक तो सारे थे लेकिन इंजन नहीं था, तो वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, ये आप बताइए। तो ये हुआ था केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में ही हुआ। अब देखिए मैंने क्या किया है कि कुछ टॉपिक्स आपको छोड़ दिए हैं, तो आप चिंता नहीं करें, इन टॉपिक्स को नेक्स्ट टाइम आपके कवर कर लिया जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो मेजर बर्टन, बर्टन आपके कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? कोटा का था। कोटा के क्या प्रसिद्ध है? बर्तन प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? बर्तन। बर्तन से आप याद रख सकते हैं बर्टन को, है ना। तो कोटा का बर्टन था मेजर बर्टन। तो इनकी और इसके पुत्रों की हत्या भी कहाँ हुई? कोटा में ही हुई। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए, अगले दो प्रश्न आपके सामने हैं। तो पहला प्रश्न है, अजमेर के तारागढ़ जिले का निर्माण, तारागढ़ किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अजमेर के तारागढ़ की बात करें तो अजय राज चौहान के द्वारा करवाया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरी केली नाटक की रचना किसके द्वारा की गई, आप मेरे को जरूर बताइए। और राणा कुंभा का एक ग्रंथ है, संगीत ग्रंथ, संगीत राजमीमांसा, कितने भागों में विभक्त है? अजमेर स्थित वह स्थल जिसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया। अजमेर का वह स्थान कौन सा है जिसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया? तो वो है मैगजीन फोर्ट, अकबर का किला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है 2.5 दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा निर्मित है, बताइए जरूर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान के मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? मध्यकालीन की पृष्ठभूमि आपके सिलेबस में है, उसी के संदर्भ में ये प्रश्न है। राजस्थान में मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो सैन्य विभाग के प्रमुख को कहा जाता था दीवान एवं बख्शी। क्या कहा जाता था? दीवान एवं बख्शी कहा जाता था। और ये प्रश्न है 104वां, 105, 106।
तो यहाँ पर साथियों बात करें, अगला प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान की सामंती व्यवस्था के अंतर्गत धर्मार्थ शिक्षण कार्य, साहित्य लेखन और भाट आदि को अनुदान स्वरूप दी गई जागीर क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी आपके शासन जागीर। क्या कहलाती थी? शासन जागीर कहलाती थी। ये साथियों मध्यकालीन पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका देता हूँ। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 106 में है, राजस्थान सेवा संघ और बेंगू जागीर के रावल अनूप सिंह के मध्य वो समझौते को क्या संज्ञा दी जाती है? राजस्थान सेवा संघ और बेंगू के जागीर रावल अनूप सिंह, सेवा संघ और अनूप सिंह के बीच में जो समझौता हुआ उसको कहा जाता है वॉल सेविक समझौता। क्या कहा जाता है? वॉल सेविक समझौता इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने अभी आता है, एक सेकंड में। तो ये देखिए आपके सामने है, ये लो जी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? तो ये प्रश्न नंबर 107, 108, 109। तो 1857 की क्रांति के साथ में बात करें तो ये आपके कहां से प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय स्तर पर मेरठ से प्रारंभ हुई। अगर आपसे राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में कहां से प्रारंभ हुई? नसीराबाद सैनिक छावनी से प्रारंभ हुई थी। आगे है, वोगड़ प्रदेश में आदिवासी भीलों के उद्धार के लिए भगत आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया था? 21 से 29 के बीच चलाया गया था भगत आंदोलन। और भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? आपको पता होगा कि भगत आंदोलन है वो आपके गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम, ये है आपके 10वां, ये आपके 11वां, यानी कि 100 तो है ही साथ। अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम नामक संस्था किस आंदोलन से संबंधित है? ये आप मेरे को बताइए। अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम, सुना होगा नाम तो इसका बात करें तो ये अलवर भरतपुर के मेव किसान आंदोलन से संबंधित है, खादिम उल इस्लाम संस्था। अगला है कि जोधपुर लीजियन का गठन कब हुआ? जोधपुर लीजियन क्या है? सैनिक टुकड़ी है, और इसका गठन आपके कब हुआ? तो 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, ये 12वां 13वां। तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? एक आता है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? ये भी प्रश्न पूछा गया है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? अगर ये मेरे को आप बता देंगे तो मैं तांत्या टोपे का बता दूंगा। तांत्या टोपे की अगर बात करें तो इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग था। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मेव किसान आंदोलन की अगर बात करें अलवर के, तो अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो चौधरी यासीन खान के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 की क्रांति के समय, देखिए साथियों अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है ना तो आपकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, उससे साफ दिख जाएगा। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताने में नहीं थी? एरिनपुरा थी, खेरवाड़ा थी, नसीराबाद थी, लेकिन आपके कौन सी नहीं थी? एलिचपुर राजस्थान में नहीं थी। तो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो ये आपके हो गया 114, ये कट कैसे गए पता नहीं। और ये हो गया 15, 16 और 17। तो यहाँ पर बात करेंगे 1857 की क्रांति में नीमच सैनिक छावनी में सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? नीमच की अगर बात करें 1857 में नीमच में सैनिक छावनी का जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? हीरा सिंह के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। 114 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के भीलों में समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? भीलों में सुधार कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किए गए? तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गोविंद गिरी। भीलों का सुधार आंदोलन किसने शुरू किए? गोविंद गिरी ने सुधार शुरू किए थे। अब अगला प्रश्न देखो, एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो एक ही आंदोलन का सूत्रपात भी आपके किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल तेजावत के द्वारा।
बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन का शुरुआत की गई थी। अगला है मेवाड़ की पुकार क्या है। मेवाड़ की पुकार आपके क्या है। मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार है? नहीं। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को भेजा गया था। बिल्कुल यही था। 17 में भी सेकंड ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जय नारायण व्यास द्वारा संपादित मासिक पत्रिका ये नहीं थी। केसरी सिंह बारड़ द्वारा शौर्य गाथा भी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। यहाँ पर आगे बात करें तो ये है आपके सामने 118वां, 119वां, 120वां और 121वां, 122वां। तो 18वां प्रश्न क्या है, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था। बिथोड़ा, बिठोड़ा कहते हैं, कहीं बिथोड़ा कहते हैं। तो ये युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को हुआ था। आप मेरे को बताइए कि गोरे काले का युद्ध, जिसको चेलावास का युद्ध कहा जाता है, वो कब हुआ था। काले गोरे या इसी को कहा जाता है चेलावास का युद्ध, ये कब हुआ था। जयपुर राज्य में मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई। तो मीणा सुधार समिति की अगर बात करें तो इसकी स्थापना अप्रैल 1944 में की गई थी। अगला है मीणा जाति सुधार कमेटी की स्थापना किसका योगदान नहीं था। मीणा जाति सुधार कमेटी की स्थापना में किसका योगदान नहीं था। मीणा जाति सुधार कमेटी की स्थापना का योगदान किसका नहीं था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आपके जयराम का यहाँ पर कोई योगदान नहीं था। महादेव था, जवाहर राम था, छोटू राम था, इन तीनों का योगदान था, लेकिन जयराम का यहाँ पर कोई योगदान नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। इसको कहते थे 23, इसको कहते हैं 24। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मातृकुंडिया किसान आंदोलन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित था। मातृकुंडिया किसान आंदोलन कौन सा। मातृकुंडिया। मातृकुंडिया की बात करें तो ये आपके मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से संबंधित आंदोलन था। कहां से? चित्तौड़गढ़ में हुआ था मातृकुंडिया किसान आंदोलन। अगला है बिजोलिया आंदोलन की राजस्थान में घटित होने वाली प्रमुख घटना थी। यह आंदोलन किस वर्ग से संबंधित था। तो भाई किसने किया था बिजोलिया आंदोलन, किसानों ने किया था। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रताप तथा केसरी, राजस्थान केसरी समाचार पत्र ने किस आंदोलन को देश के केंद्रीय नेतृत्व गांधी, पटेल, नेहरू तक पहुंचाने में योगदान दिया। प्रताप और राजस्थान केसरी, ये दो समाचार पत्र थे, इन्होंने किस आंदोलन को पहुंचाया था। तो बिल्कुल बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में ये प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिजोलिया कृषक आंदोलन था, किसान आंदोलन था, इसको प्रताप और राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र ने केंद्रीय मतलब नेतृत्व तक पहुंचाया था। अगला प्रश्न है बरड़ किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो बिल्कुल आपके किसके नेतृत्व में, पंडित नेहरूराम शर्मा के नेतृत्व में बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला है विजय सिंह पथिक ने बेंगू किसान आंदोलन में नेतृत्व किसे सौंपा गया। विजय सिंह पथिक ने बेंगू का किसान आंदोलन था, उसका नेतृत्व किसको सौंपा था। राम नारायण चौधरी को सौंपा था। तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है महात्मा गांधी द्वारा राजस्थान महात्मा गांधी द्वारा राजस्थान में घटित हुई इस घटना को दोहरी डायर शाही कहा है। इस घटना को दोहरी डायर शाही कहा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने किसको दोहरी डायर शाही कहा है। नीमूचना हत्याकांड को कहा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मारवाड़ हितकारिणी सभा। देखो नीमूचना है, डावड़ा है, कांगड़ा है, चवन चंडावड़ है, इन सभी की आपको क्या याद कर लेनी है, डेट याद कर लेनी है, महत्वपूर्ण है। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पूर्वगामी संगठन कौन सा था। तो मारवाड़ी हितकारिणी सभा का पूर्वगामी संगठन था आपके कौन सा, मरुधर हितकारिणी। कौन सा था, मरुधर हितकारिणी था। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है किसकी प्रेरणा से मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई। तो ये जय नारायण व्यास की प्रेरणा से हुई। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मारवाड़ यूथ लीग कौन सी, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब और कहां की गई। मारवाड़ यूथ लीग की अगर बात करें साथियों
तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में की गई। कब की गई? 1931 में की गई। और कहाँ की गई? जयपुर में की गई। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अलवर कृषक आंदोलन के प्रमुख नेता नहीं थे? कौन नहीं थे अलवर के किसान आंदोलन के नेता? तो आपको पता होना चाहिए कि अलवर के किसान आंदोलन के नेता कौन कौन थे। अमर सिंह, गंगा सिंह, माधो सिंह ये थे। रामदेव गुजर इसमें शामिल नहीं था। अगला है सुअर पालन विरोधी आंदोलन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित था? सुअर पालन विरोधी आंदोलन। तो सुअर पालन विरोधी आंदोलन की बात करें तो अलवर से संबंधित था। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। मध्यकालीन राजस्थान में बापीदार होते थे। बापीदार क्या होते थे भाई मध्यकालीन राजस्थान में? ये आपके 32वां प्रश्न है। 33, 34 और 35। बापीदार क्या होते थे? बापीदारों की अगर बात करें तो बापीदार आपके क्या हुआ करते थे? बिल्कुल 32 ही। बापीदार क्या होते थे? बापीदार आपके खुद काश्तकार हैं उनको कहा जाता था बापीदार। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें मध्यकालीन राजस्थान में जन्मजात जागीर को क्या कहा जाता था? जन्मजात जो जागीर प्राप्त होती है उस जागीर को कहा जाता था सामंत जागीर। सामंत जागीर इसको कहा जाता था। अगला है भरतपुर रियासत में किस शासक के द्वारा कृषि विकास के लिए दृढ़ नीति का निर्धारण किया गया था? भरतपुर का कौन सा शासक था जिसने कृषि विकास के लिए दृढ़ नीति का निर्धारण किया? ये कौन था? तो बिल्कुल आपके ये था सूरजमल। कौन था? महाराजा सूरजमल। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन राजस्थान में प्रचलित लगान वसूल विधि नहीं थी? बताइए देखें। लगान वसूल विधि कौन सी नहीं थी? लाटा पोंता थी। और और कौन सी थी? और आपके यहाँ पर अगर बात करें तो डोरी मुकाता थी। घुघरी विधि थी। देसाला विधि यहाँ पर प्रचलित नहीं थी। देसाला पद्धति। ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजमेर में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक इमारत जिसे गढ़ बीटली कहा जाता है ये किसको जाना जाता है? तो गढ़ बीटली को किसे हैं वो गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? वो है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि सामंत व्यवस्था मूल रूप से क्या थी? तो सामंत व्यवस्था है वो मूल रूप से प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था हुआ करती थी। मध्यकाल में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के राज्य के शासक के पश्चात महत्वपूर्ण पद कौन सा होता था? शासक के पश्चात महत्वपूर्ण पद की अगर बात करें तो ये होता था प्रधान। कौन कौन सा होता था? प्रधान हुआ करता था। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हो गए आपके 39 और 40, 41, 42। तो यहाँ पर अगर बात करें राजस्थान में 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नीमच, नसीराबाद। तो राजस्थान में पूछा जा रहा है तो अभी मैंने आपको बताया ही था। राजस्थान में कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्यकालीन राजस्थान में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मध्यकाल में अगर बात करें राजस्थान में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो भीनमाल था। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई? प्रश्न है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो मारवाड़ सेवा संघ की अगर बात करें तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1920 में। सॉरी, एक हाँ ठीक है 1920 में ही हुई थी। 141 में आपके 1920 बिल्कुल करेक्ट है। 1920 में हुई थी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। मेरे को बीच में दूसरा संघ याद आ गया था। मैंने सोचा यार 1920 कैसे होगा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में ही हुई थी। कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 1857 की क्रांति के समय 1857 क्रांति के समय राजपूताना में कितनी सैनिक छावनियां थी? सबको पता है कितनी सैनिक छावनियां थी? आपकी 6 सैनिक छावनियां थी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितनी थी? 6। अगला है 1857 क्रांति के समय कोटा में विद्रोह सेना का नेतृत्व
किसके द्वारा किया गया था? तो कोटा में अगर बात करें तो कोटा में विद्रोही सेना का नेतृत्व है वो मेहराब खां और लाला जयदयाल के द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, इस युद्ध में विद्रोही सेना ने हार के पश्चात पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसेन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया था। तो ये कौन सा युद्ध था जिसके बाद में पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसेन का सिर काट दिया था? मैक मोसेन का सिर कब काट दिया था? चेलावास के युद्ध के बाद मैक मोसेन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चेलावास का युद्ध। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न आपके सामने कि बिजोलिया में चौरी कर है, ये किसके द्वारा लगाया गया था? नया कर लगाया गया था बिजोलिया में, किसके द्वारा लगाया गया था चौरी कर? तो ये राव कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था चौरी नामक कर। किसानों पर लगाया गया, बेटी की शादी पर 5 रुपए देने पड़ते थे, तो ये वैसा कर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? अभी मैंने आपसे पूछा ही था विजय सिंह पथिक का मूल नाम। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम था आपके भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बारीसाल गांव में ऊपर माल पंच बोर्ड संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके इसमें, है ना? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान केसरी नामक समाचार किसके संपादकत्व में आपके संपादित होता था? तो राजस्थान केसरी की अगर बात करें तो राजस्थान केसरी का संपादक कौन था? विजय सिंह पथिक। राजस्थान केसरी का संपादक कौन था? विजय सिंह पथिक था। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो आपको है नहीं इसमें, बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो 31 दिसंबर 1945 को उदयपुर में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? किसकी अध्यक्षता? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये 150वां प्रश्न है, संप सभा का संबंध किस आंदोलन से है? तो संप सभा की अगर बात करें तो संप सभा का संबंध है भील आंदोलन से। इससे भील आंदोलन से संबंधित है संप सभा। तो ये आपके हो गए जी के कंप्लीट। अब बात करते हैं मैथ की। इसकी बात करते हैं मैथ की, अपन बात करते हैं कि मैथ में आपके कैसे क्या है प्रश्न आपके रहे हैं, है ना? तो अगला है आपके मैथ के प्रश्न आएंगे आगे। ये देख लीजिए, पहला प्रश्न मैंने ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए हैं। ऑप्शन इसलिए नहीं क्योंकि सॉल्व तो करवाना है वैसे भी, तो ऑप्शन की इसमें मैथ में कोई ज़्यादा जरूरत मुझे लगी नहीं, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं। यहाँ पर 151वां प्रश्न आपको दिख रहा है। इसमें लिखा है कि एक किसी कार्यालय में स्टाफ कितना है जिसके 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ है वो विवाहित है। अविवाहित स्टाफ कितना है? उद्देश्य आपसे प्रतिशत का ज्ञान लेना है। अब देखो 40% है तो अपन इसको मानेंगे किसमें? प्रतिशत में ही मानेंगे। कुल मिलाकर 100% होता है। 100% में से 40% क्या है? महिलाएं हैं। 40% क्या है? महिलाएं। और बाकी कितना बच गया? 60%। 60% क्या है? पुरुष है। अब इसने कहा कि 70% महिला स्टाफ। अब इसका 70%, 40% का भी 70% कितना होता है? 28। 28 महिला स्टाफ क्या है? विवाहित है। 28 क्या है? विवाहित है। और पुरुष में कितना है? 50% पुरुष स्टाफ। तो 60 का 50% कितना हो गया? 30। तो 30 पुरुष आपके क्या है? विवाहित है। अब आपसे पूछा है कि अविवाहित जितने भी हैं उनका प्रतिशत क्या है? अविवाहित का प्रतिशत क्या है? ठीक है, पूछा जा रहा है कि अविवाहित का प्रतिशत क्या है। अब देखो अविवाहित यहाँ पे 40 मान लीजिए, 40 में से 28, तो कितने अविवाहित होंगे? 40 में से 28 तो क्या है? विवाहित है। 40 का 70% 28 ही होता है। तो 28 क्या है? विवाहित है। तो अविवाहित कितने हो गए? 12। अविवाहित कितने हो गए? 12। यहाँ पर 60 में से 30 क्या है? विवाहित है। तो 30 क्या है? अविवाहित है। 30 और 12 को जोड़ दो, कितना हो गया? 30 और 12 हो गए 42। 42 हो गए। अभी 42 क्या है? 100 में से, 100 में से 42 क्या है? अविवाहित है। तो आपके परसेंट निकालेंगे तो 100 का गुणा करो चाहे ना करो, अपने 100 के बेसिस पे ही निकाला है, तो कितना प्रतिशत आंसर आ जाएगा? 42%
स्टाफ है वो अविवाहित है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? देख लेना दोबारा, अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइज मतलब उसको बैक लेके दोबारा देख लेना। अगला प्रश्न देखो, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। 180 अंक इसने प्राप्त किए, बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? देखो, इसने 180 प्राप्त किए और उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक कितने? 40%, और ये 180 से ही फेल हो गया, तो टोटल नंबर 360 हो गए। अभी 360 किसकी वैल्यू है? 40% की। यही तो कहा है कि 40% पे उत्तीर्ण होता है, तो 40% पे उत्तीर्ण होता है, तो 360 नंबर इसने, तो 360 से उत्तीर्ण हो जाता, लेकिन इसके 180 आए और 180 से फेल हो गया। 360 नंबर से उत्तीर्ण हो जाता। जीरो से जीरो, और 9 चौके 36, 90, कितना आ गया? 900। 900 क्या है? 900 है आपकी परीक्षा के पूर्णांक। अपन ने यहाँ से 100 से गुणा, क्योंकि अपन ने माना है 100 कंप्लीटली क्या है? 100% अंक। 100% अंक कितने हैं? 40% की वैल्यू 360 है, तो 100% अपने को ज्ञात करना था, अपने 100 से गुणा कर दिया। कितने आगे? 900 अंक आपके पूर्णांक थे। बहुत ही आसान है, कॉमन सेंस लगाओ और प्रश्न करो, फॉर्मूले रटो मत। फॉर्मूले भूल जाते हैं भाई, मेरे को खुद को याद नहीं रहते, झूठी बातें होती भी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, टोटल कितने मान लो? 100 मान लो। 100 में से 25 ने अपने 25% ने ये नहीं किया, और 75 ने तो किया। 25 ने नहीं किया तो भाई 75 ने तो किया। अब इसने कहा कि 600 मत वैध थे, और ए ने वेद मतों का 43% प्राप्त किया, 756 मतों से हार गए। अब वेद मत, टोटल वेद मत मानो 100%, वेद को भी 100 मान लो, ये तो कुल मत है, इसको एक बार अलग छोड़ दो। अब 100% वेद मत है, उसका 43% ए को मिला। किसको मिला? ए को। तो बी को कितना मिला होगा? तो बी को मिला होगा भैया 57%। हार गया ना, ये हार गया है, तो 57 से इसको कितने कम मिले? इसको कितने कम मिले? तो इसको 14 मत कम मिले, यानी कि 14% मान लो, चाहे 14 मत मान लो। 100 मत थे, उसमें से 43 इसको मिले, 57 इसको मिले, 14 इसको कम मिले, और 14 की वैल्यू अपने पास है 756। कितनी है? 756 है। तो अब अपन यहाँ से 100 से गुणा करके क्या निकाल लेंगे? यहाँ निकाल लेंगे टोटल वेद मत। टोटल वेद मत निकाल लेंगे, तो यहाँ से 14 है, 14 से ये कट जाएगा कितनी बार? 54 बार। 5400 मत तो क्या आगे अपने? टोटल मत आगे जो वैध थे। अब इसने कहा कि 600 मत अवैध थे, तो 600 अवैध थे, और लास्ट में पूछा है सूचीगत मतदाताओं की संख्या। अब देखो, ये 75% इसने कहा था, 25% ने डाला, 75% ने तो डाला नहीं, तो 75% डाला नहीं जिसमें वैध और अवैध दोनों शामिल है। बाद में कहा था कि 600 मत अवैध है, वैध मतों का 43 मिला, तो 600 मत अवैध है, वो 75% में तो शामिल है। 75%, 5400 प्लस 600 करेंगे तो 75% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6000 आ जाएगी। कितनी आ गई? 6000 आ गई। अब देखो, 6000 की वैल्यू कितनी आ गई आपके? 6000 मतलब किसकी वैल्यू है? तो 75% की वैल्यू आ गई। अब अपने को टोटल सूचीगत मतदाता यानी कि ये वाला 100% निकालना है, तो इससे आपके 25 या 75, 25 चौका 100, 30 का आ जाएगा आपके 2000। ये 2000 आ गया, 4 से 2 गुणा करेंगे तो 8000 मत आपका आंसर आ जाएगा। 8000 क्या आ जाएगा आपका आंसर? आ जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट हो गया आपके 8000। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि एक लिपस्टिक कंपनी ने अपने उत्पादों का 40% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 40% बढ़ा दिया। तो देखो, मान लीजिए उत्पाद का मूल्य 100 रुपए था, 40% बढ़ाया, कितना हो गया? सॉरी, 140 हो गया। अब उसने कहा कि व्यापार में है, उत्पादों में 20% कमी हो गई बिक्री में। तो पहले 100 बिकते थे, अब कितने बिक रहे हैं? 20% कम हो गए तो 80 बिक रहे हैं। कितने बिक रहे हैं? 80 बिक रहे हैं। अब देखो, लाभ कितना हुआ? 140 का, वो भी कितने पर हुआ? 100 पर। और हानि कितनी हुई? 20 की, 80। तो बराबर आप निकाल लो कितना प्रतिशत आता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 14 आठा 100, 8 चौक 32, 3 8 3 11, 112 आ गया। अब 112, तो 100 तो मूल रूप से था दोनों में,
तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 12% की वृद्धि हो गई। तो इसका सूत्र बना लो एक आप, क्या लिखना है? 100 प्लस लाभ लिख दो यहाँ पर, और गुणा में कर दो 100 माइनस हानि, 100% बट्टा 100 कर दो। इससे आपका इस प्रकार का प्रश्नों में प्रतिशत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक टीवी 20% लाभ पर बेचा गया। एक टीवी 20% लाभ पर, 100 का मान लो 120 में बेच दिया, 20% लाभ हो गया। यदि उसे 10% कम में खरीदते, यानी कि 90 में खरीदते और 1560 रुपए में बेचते, कितने में बेचते? 1560 रुपए में बेचते, तो भी लाभ प्रतिशत समान रहता, 20% का लाभ होता। तो 90 पे 20 की बात करें तो 9 दुआ 18, 108। लाभ प्रतिशत समान है, ये नहीं कहा कि लाभ की राशि समान, लाभ प्रतिशत समान है। तो यहाँ पर 108 हो गया। यहाँ पर भी 20% का लाभ हो रहा है, सेकंड में फर्स्ट में भी 20% का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर अंतर कितने का? इसने कहा कि 1560 रुपए में बेचते, 10% कम में खरीदते और 1560 बेचते, यानी कि आपके यहाँ पर जो अंतर आया है ना, वो कितना है? 12 का। वो 12 किसकी वैल्यू है? 1560 की। 1560 रुपए कम में बेच रहे हैं, ये 1560 इसकी 12 की वैल्यू है। अपने को क्रय मूल्य निकालना, 100 की वैल्यू निकालनी है। इसको काटोगे तो आपके 130 बार ये कट जाएगा और 13,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में नहीं आए तो भैया दोबारा देख लेना। अगला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 6,000 रुपये है। कितना है? 6,000 रुपये। तो क्रमिक छूट के बाद 4320 में बेचा गया, 4320 में बेचा गया। यदि दूसरी छूट 20% हो तो पहली छूट याद करें। इसमें पहली दूसरी का कोई फर्क नहीं पड़ता, दो छूट दी गई, एक 20% दी गई है और एक अपने को ज्ञात करनी। क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन से दूसरी कौन सी। इसको ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए इसमें दिया गया है। 6,000 का 20% कितना होता है? 6,000 का 20% 1200 होता है। तो देखिए 6,000 माइनस 1200 कर दो। 6,000 का 20%, यहाँ पर 20% छूट दे दी ना, तो 6,000 का 20% कम कर दो, तो आपके कितना बचेगा? 48। दूसरी छूट, पहली छूट के बाद में 4800 उसका मूल्य हो गया, लेकिन उसने बेचा किसमें? 4320 में बेचा। अंतर कितना है? अंतर है आपके 480 का। कितने पे छूट दी? 4800 पे छूट दी 480 की। तो आपको क्या करना है? प्रतिशत छूट याद करनी है। 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गया 10 बार। तो दूसरी छूट कितनी थी? इसने पूछा है कि पहली छूट कितनी थी, तो पहली छूट आपके 10% थी। ऐसे हुआ, एक छूट के बाद ये मूल्य, लेकिन बेचा तो इसने इतने में, तो एक छूट और दी गई। वो छूट कितने रुपए की है? तो 480 रुपए की है। कितने पे? 4800 रुपए पे। तो 4800 पे 400 कितना प्रतिशत होता है? 10%। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, 10% आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक दुकानदार के कपड़ों की दुकान है, 20% छूट देता है और 20 कमीज खरीदने पर 5 कमीज मुफ्त फ्री देता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 20% तो वो छूट देता ही है, 100 का है, 20% छूट देके वो 80 में बेचता है। अब उसने कहा कि 20 पे 5 कमीज फ्री, तो टोटल कमीज कितने हो गए? 25। 25 में से फ्री कितने? 5। ये कितनी प्रतिशत छूट होगी? 25 चौका 100, ये भी आपके 20% छूट होगी। पहले से उसका विक्रय मूल्य कितना हो रखा है? 80 हो रखा है, क्योंकि उस 20% छूट ऑलरेडी दे रखा है। अब 80 का 20%, तो 80 का 20% होता है आपके 8 दो 16, 16 होता है। तो 80 माइनस 16 कर लो, 80 माइनस 16 करोगे तो आपके पास, मतलब ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो कि 16 हो गया, पहले 20 की छूट दी, अब 80 का 20% कितना हो गया? 16। ठीक है, ये 100 पे ही निकाल रहे हैं तो ये भी 100, 16%। तो पहले 20 की दी, अब 16 की दी, तो टोटल छूट कितनी हो गई? 36% छूट हो गई। कितने प्रतिशत? 36% छूट हो गई। आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है। कितना रुपए है? 600 रुपए। दुकानदार इस पर कितना अंकित मूल्य ज्ञात करें कि 20% छूट देने के बाद भी 4% का लाभ। तो देखो, अंकित क्रय मूल्य कितना है? 600। अपने को कॉस्ट प्राइस कितना अंकित करें कि कितना का लाभ हो? 104 का लाभ हो। लाभ कितने पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। अब इसने कहा कि मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कितना अंकित करें
ताकि 20% छूट देने के बाद भी लाभ हो जाए। तो 20% छूट 100 से 100 तो गया। अब सीपी बटा एमपी करेंगे तो 80/104 हो जाएगा। इसको काट लो, 80/4 को काटेंगे तो ये अपने पास आएगा 10/13। 10/13 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस अपने को दे रखी 600 रुपये। 600 का वैल्यू यहाँ पर कितना आया है, कॉस्ट प्राइस का अनुपात आया 10। 13 क्या है, मार्क प्राइस है, तो 13 से गुणा कर लो। तो 10 से 0 गया और 13 का 78, 780 रुपये अंकित कर लो भैया। 780 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। सीपी का मतलब भाई कॉस्ट प्राइस है और एमपी का मतलब मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, 16,500 की कुल देय धनराशि 3 वार्षिक समान किस्तों में लौटाया जाएगा और यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, थोड़ा मैं इसको ऊपर खिसका देता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। दिक्कत तो हो सकती है, थोड़ा सा खिसका देता हूँ। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो इसने कहा कि 3 समान वार्षिक किस्तें हैं। तो 3 किस्तें मैंने लिख दिया 100, 100 और 100 रुपए की, मान लीजिए 3 किस्तें हैं। इसने कहा कि 16,500 की कुल देय धनराशि है, 16,500 की 10% ब्याज है। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है साथियों कि पहली किस्त पे कोई ब्याज नहीं लगता है, दूसरी पे लगेगा 10%, तीसरी पे लगेगा 20%। सारी बात समझ। तो ये 100 और 20 120, 100 और 10 110 और 100 का 100, ये कितना हो गया, ये हो गया 30, 330 हो गया। ये कितना हो गया 330। ये क्या है 330, ये कुल देय राशि, देय राशि का अनुपात है 330। देय राशि अपने को दे रखी है 16,500। अपने को निकालने प्रति किस्त कितने की है, 100 रुपए की किस्त है। तो 100 मान लो, 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 गया और 33 से इसको काटोगे तो आपके पास ये कट जाएगा आराम से 50 बार। अब गुणा कर लो, 5,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। पूछा क्या था, प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछी थी। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, 5,000 राशि है। 3 किस्तें भरेंगे तो 15,000 भरे जाएगा और 15,000 भर के उसका मतलब 16,500 का ऋण अदा हो जाएगा। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, मेरा तरीका यही है। अगला देखो, उस ऋण की देय राशि कितनी होगी जिसे 7% की दर से 4500 रुपए की समान किस्तों में देना हो। देखो 4500 रुपए की 3 समान किस्तें हैं। देय राशि आपको ज्ञात करनी है। तो किस्तें आप चाहो 100 की मान लो, तीन तीन है, 3 मान लो। 7% है, पहले पे 0, दूसरे पे 7, तीसरे पे 14। इस प्रकार से लगता है। ये टोटल कितने हो गई, 300 होगी और ये कितना हो गया आपके 114, 107 और 100। इसकी वैल्यू हो गई आपके 321। अब देखो आपको क्या दे रखा है, किस्त का मूल्य दे रखा है 4500 रुपए की 3 समान किस्तें हैं। 4500 इंटू 4500 इंटू 4500, इस प्रकार की 3 समान किस्तें हैं। तो एक किस्त का मूल्य 4500, अपने कितना है 100 रुपए, अपने एक किस्त का मूल्य 100 रुपए है और अपने को निकालना है उस ऋण की देय राशि। देय राशि ये वाली होती है, ये कितनी है 321। तो इससे गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गया। 321 को 45 से गुणा करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 14,445 रुपए। ये आपके कुल ऋण इतने का है, 14,445 रुपए का ऋण है। तो ये था साथियों आज का मॉडल पेपर। देखिए मैंने कुछ मतलब वो टॉपिक छोड़ते हुए महत्वपूर्ण टॉपिक को ज़्यादा महत्व दिया है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है कि आगे भी मॉडल पेपर इसी तरीके के रखे जाएं या पिछले 4 मॉडल पेपर थे बिल्कुल पैटर्न पर आधारित, उस हिसाब से रखे जाएं, या फिर अन्य कोई सुझाव हो करंट अफेयर वगैरह का, जनरल साइंस का, तो वो भी मेरे को आप बता सकते हैं। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, वहीं पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।